दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 50 क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक क्वेश्चन जो गलत दिया हुआ था उसको हम सही करवाते हैं। तो आप सब ध्यान देना। आप लोगों को जो तीसरी क्लास दी गई थी, जो तीसरा वीडियो दिया गया था जिसमें 50 क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन आपके सामने क्या था कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था, या यूं कहें कि आग की खोज किस जो है युग में हुई थी। तो वो आपकी राइट आंसर होगा, पुरापाषाण युग में हुई थी। जबकि जो आपका पेट का जो अभी प्रैक्टिस सेट आया है उसमें पुरापाषाण काल का ऑप्शन ही नहीं दिया गया, उसमें नवपाषाण युग का ऑप्शन दे दिया गया है, जबकि ये आपका गलत है। इसको आप काट देना और इसकी जगह पर क्या लिख लेना, पुरापाषाण युग लिख लेना। क्या लिखेंगे आप, पुरा और पाषाण जो है आप लिखेंगे। तो पुरापाषाण काल जो इसको आप कर लेना नवपाषाण काल को काट करके। ये आग की खोज आपकी पुरापाषाण में हुई थी। जबकि आप ध्यान रखें जो कृषि का आविष्कार है वो आपका 9 में ही हुआ है और ये वाला राइट है। और कृषि के अलावा जो अगर हम पहिए का आविष्कार भी अगर पूछें तो पहिए की जो खोज है या पहिए का जो आविष्कार है वो भी आपका नवपाषाण में हुआ है। तो दोस्तों आज 201 से लेकर 259 तक आपको बताएंगे। टोटल 59 क्वेश्चन रहेंगे और आज के इस वीडियो के साथ ही साथ आपका जो हिस्ट्री यानी इतिहास का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले किसी चैप्टर पर फोकस करेंगे। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग क्या करें, पूरा जितना भी कोर्स है वो सब एक बार सरसरी नजर में वन लाइनर के तौर पर देख डालें। उसके बाद क्या होगा, हम चीजों को रिलेट करके आपके लिए फिर बचे टाइम में वीडियो जल्दी जल्दी लाते रहेंगे, जिनमें चीजों को एक साथ जो है आपको समझाएंगे फला फला डेट में या फला फला कौन किससे जुड़ा हुआ है, ताकि आपकी और बेहतर समझ में आ जाए। तो पहले आपका बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि हर एक पूरे चैप्टर का आपको जो है पता हो कि कहां कहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि है मोपला विद्रोह 1921 कहां हुआ था। तो जिसको भी आता है वो कमेंट कर दिया करे, और अगर आप जब दोबारा वीडियो देखें तो आप लोगों को याद हो चुके होंगे और तब आप कम से कम कमेंट हर बार का जरूर दें। अब मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 का, वो आपका केरल में हुआ था। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो यहां पर राइट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो वो है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो ये आपका 1920 में हुआ था। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है। अगर आप याद कर लेंगे असहयोग आंदोलन 1920, बस ऐसे आप रटते जाइए और आपको ये याद हो जाएगा। चीजों को बिना याद किए जितनी ज्यादा बार आप देखेंगे याद करेंगे उतना ज्यादा आपको समय तक याद रहेगा। अब देखिए 203 नंबर है आपके सामने, किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा कब हुआ स्टार्ट, 1920 में हुआ। अब यहां कह रहे हैं 1922 में वो खत्म क्यों कर दिया गया। तो वो खत्म किया गया था, चौरा चौरी जो कांड हुआ था ना, उसी के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। चौरा चौरी कांड से जुड़ी हुई कुछ और बातें आपको पिछले वीडियो में मैंने बताई हैं, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ना कुछ याद रहा होगा। जो याद है उसे कमेंट में बताएं। अब देखिए यहां पर प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे, एक ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आपके कब आए थे, ये 1921 ईस्वी में आए थे। तो इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये स्वराज पार्टी बनाई गई थी 1923 ईस्वी में। तो चीजों को हम लाइन से आपके सामने रखे हैं ताकि आपको सारी चीजें कंफर्म रहें। अब स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, तो स्वराज पार्टी जो बनाई थी वो आपके यहां पर मोतीलाल नेहरू जी ने भी बनाई थी और आपके चित्तरंजन दास ने बनाई थी। तो यहां पर ए और सी, ये वाला जो डी ऑप्शन है यही आपका राइट हो जाएगा। बी वाले में जवाहरलाल नेहरू दिए हैं, चूंकि ये उसमें शामिल नहीं थे तो इनको यहां पर हटा देंगे। तो यहां पर ए और सी, डी वाला राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 207 वाले प्रश्न की। यहां पर वलसाड सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह, वलसाड सत्याग्रह, जो कि आपका 1923 और 1924 में हुआ था। 1923 से 1924 आप बोल सकते हैं। इसका नेतृत्व पूछ रहा है किसने किया था, तो इसका नेतृत्व तो आपका किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 208 नंबर, किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्य 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में वो सफल रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके विट्ठल भाई पटेल थे। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप एक बार सरसरी नजर में ये तो देख लें कि कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, आप किनको याद कर सकते हो, किनको भूल सकते हो, तो कौन से पोर्शन जो पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी ये पूछा जा रहा है और कब की गई थी। तो ये आपका जो 209 नंबर है ये हुई थी आपके 1928 में और दिल्ली में हुई थी। तो ये आपका
आपका सी वाला इसमें दिख रहा है, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। काकोरी कांड पूछा गया, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है पता होगा काकोरी कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका राइट होगा। अब साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो साइमन कमीशन के बारे में भी आपको बता चुके हैं। तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी। मैंने बताया था लाठी से किसकी डेथ हो गई थी, जिस पर बहुत ज्यादा लाठियां पड़ी थी। तो आप लोगों को पता होगा ये आपके लाला लाजपत राय जी थे। तो आपके सी वाले में ऑप्शन में दिख रहे हैं। अब आप लोगों को पता होगा जो मैंने 10-10 क्वेश्चन करके 2 क्लास से दी हैं, उसमें बहुत ज्यादा मैंने डिस्कस किया था। अभी उसी तरह के वीडियो मैं लास्ट में लाऊंगा, याद रखना। अभी मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाए कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कहां कहां से क्या आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चीजों को रिलेट क्वेश्चन लाएंगे हर तरह के, उसमें सभी तरह के शामिल करेंगे, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, हिंदी हो, सब कुछ। और उनसे रिलेटेड जितने जितने बन सकेंगे मैं उन सब पर डिस्कस करूंगा। अब देखिए अगला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1925 में हुई थी। तो आपका डी वाला राइट होगा। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी। तो ये हिंदू महासभा 1915 में बना था। सी वाले में आपका जो दिख रहा है ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं 215, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि ज्यादातर लोगों को पता होने चाहिए। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। याद नहीं है तो याद कर लेना। और अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार जो है शस्त्रागार जिसमें हथियार रखे जाते हैं, उसमें डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे। तो इसमें जो है आपके मास्टर सूरसेन थे और इन्होंने ही जो है सब किया था। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं अगला जो प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। काफी सिंपल भी है और बहुत बार कई जो है उसमें पूछा गया। तो भगत सिंह थे, इन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के कहां आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये जो आपका हुआ था वो लाहौर में हुआ था। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसको किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं और ये आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। तो जो आपका नमक सत्याग्रह है वो आपका जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अगले जो आपके सामने हम 30, 40, 35 जो भी प्रश्न होंगे 39 उनको हम डायरेक्ट आपके सामने रखेंगे, यानी क्वेश्चन होगा और उसका आंसर होगा। जिन लोगों को अगर यह तरीका पसंद आता है तो अभी अभी कमेंट कर दीजिएगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर चाहिए। ऑप्शन में काफी लोग परेशानी दिखा रहे हैं, उनका कहना है कि डायरेक्ट आंसर दीजिए क्योंकि हमें शुरू से सब पढ़ना है, याद ही याद करना है। और पता भी होगा लोगों को क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन चला रहे हैं। हम समझिए याद नहीं आप कर रहे हैं, आप एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। अब जिनको नहीं याद है वो याद भी करते जाएंगे। तो क्वेश्चन के साथ में डायरेक्ट सही आंसर मुझे लगता है सही रहेगा, समय बचेगा, जल्दी हम पूरा कोर्स आपका कवर कर लेंगे। उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे अपने नए नए जो वीडियो लाएंगे खुद से क्वेश्चन बना करके, और उस पर जब हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से हर एक ऑप्शन को, तो वहां पर आपको हम ऑप्शन दिया करेंगे और हर एक ऑप्शन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है तब सही रहेगा। अभी क्वेश्चन के साथ अगर आप आंसर देखेंगे तो उतनी ही जल्दी स्पीड में हम चीजों को कवर कर पाएंगे। अब नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी, तो यह हुई थी साबरमती। तो साबरमती में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था, तो ये किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान से रिलेटेड कई प्रश्न बनते हैं, आइए उन पर सब पर डिस्कस करते हैं। तो लाल कुर्ती दल का गठन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। अगला है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगला जो आपके सामने प्रश्न में ले चलता हूं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे, तो साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए जो है यहां पर सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो वो आपका लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। कई बार ये पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपका सबसे सिंपल प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने दिया था, याद कर लीजिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उसी के दौरान इन्होंने दिया था। अब देखो फॉरवर्ड ब्लॉक और यहां पर उसका गठन वर्ष
1939 में किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने किया था। अब अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था? तो उन्होंने शहीद द्वीप रखा था। देखो, दो द्वीप आपके ध्यान रखनी है सुभाष चंद्र बोस ने जिनको नाम दिया है, एक तो अंडमान द्वीप हो गया और एक निकोबार भी है। अभी निकोबार पर भी हम जो है डिस्कस करेंगे। आजाद हिंद फौज में निम्न में से कौन ब्रिगेड शामिल थे? तो यहां पर सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, ये सभी शामिल थे। तो यहां पर ध्यान देना, सुभाष, गांधी और नेहरू ये तीनों ब्रिगेड के रूप में जो है आजाद हिंद फौज जो बनी थी उसमें शामिल थे। अब देखिए, चंद्र बोस जो है उन्होंने, यानी सुभाष चंद्र बोस, वही चंद्र बोस, तो उन्होंने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा? अभी अंडमान का मैंने बताया, अब निकोबार का क्या रखा? तो यहां पर निकोबार का उन्होंने स्वराज द्वीप रखा। क्या रखा? स्वराज द्वीप रखा। तो इन दोनों की याद कर लेना। अब महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ही जी थे, इन्होंने ही जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था। अब देखिए, यहां पर 1945 में दिल्ली में हुए आजाद हिंद फौज के मुकदमे में पक्ष में कौन से वकील यहां पर शामिल हुए थे? तो ये आपके भूलाबाई देसाई थे, तो इनको आप याद कर लेना। वहीं पर अगला है, 1773 ईस्वी में पारित किए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो 1773 का जो एक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आप इसको रट्टा मार लें, इस वर्ड को ही रट्टा मार लें, इसी से आपका एक प्रश्न तो हमेशा बना ही रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यही पूछा जाता है। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो वो 1773 में ही की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो आपके वारेन हेस्टिंग थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 बोला जाता है, उसी के तहत प्रथम जो गवर्नर जनरल भारत में बने हैं वो वारेन हेस्टिंग बने हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था वो हुआ था। अब अगला है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत इसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। वहीं नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था किए जो है, यानी किस एक्ट के तहत की गई वो आपको बताना है। तो वो 1793 का चार्टर एक्ट था। कौन सा? 1793 वाला चार्टर एक्ट की बात हो रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया था? तो यहां पर ध्यान देना, 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत जो है कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया। वहीं पर किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था? तो वो 1813 का चार्टर एक्ट ही था जिसके तहत ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था। वहीं पर 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस समय भारत में गवर्नर जनरल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसके तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो भी आपका चार्टर एक्ट 1833 था। तो चार्टर एक्ट 1833 को अच्छे से आप याद कर लो, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। सेवा में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो वो 1853 का जो चार्टर एक्ट का आया था उसके तहत किया गया। कई चार्टर एक्ट थे तो आपको सभी के बारे में पढ़ लेना है। भारत का जो है शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कब सौंपा गया? तो भारत का जो शासन था वो कंपनी से लेकर के फिर ब्रिटिश के क्राउन को सौंपा गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है तब हुआ था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है? तो 1858 ईस्वी का भारत शासन जो अधिनियम है उसी को भारत का मैग्ना कार्टा यानी भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की यहां पर जो है बात की गई थी। आगे चलते हैं, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में हुआ उसमें की गई। तो 1909 को याद रखेंगे मार्ले मिंटो सुधार से। अब देखिए जो है एक और आता है क्वेश्चन,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है। वहीं निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। वहीं पर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आयात उपबंध वो जो है कहां से लिए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। वहीं पर अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसके अलावा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 यहां पर थी। वहीं पर अगला प्रश्न है, भारत जो है शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे जो है यहां पर दी गई? तो वो गवर्नर जनरल को दी गई हैं। इसके बारे में ध्यान रखना है। भारत के संविधान में यहां पर केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर यह आधारित है। अगला है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन वो भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो यह भी ध्यान देना है। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में कई प्रश्न आपके बनते हैं। किस अधिनियम के फलस्वरूप जो है बर्मा भारत से अलग कर दिया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसके तहत कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम भी याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट भी याद रखना है। इन सबको आप जो रट्टा मार ले, इनसे कई प्रश्न बनते हैं। तो इसी हिसाब से आपका जो मैंने जो है यहां पर पूरा पाषाण काल से लेकर के आप लोगों का जो है यहां पर आधुनिक काल में यहां तक मैंने सब पूरा कंप्लीट कर दिया। अब जो भी आपका रह गया है वो अगला कोई किसी चैप्टर पर हम अब अगले प्रश्न लेकर के आएंगे। अब आप ये बताओ कि आपको क्वेश्चन किस हिसाब के चाहिए। देखो, मैं समझता हूं आपको सबसे ज्यादा जो मजा आ रहा होगा वो जो स्टार्टिंग के मैंने 10-10 करके 2 वीडियो दिए हैं प्रश्न के, जिनमें मैंने खूब अच्छे से डिस्कस किया है स्वयं, तो वो आपको ज्यादा अच्छे लगे होंगे क्योंकि उसमें मैंने सारी चीजों को रिलेट करके बताया। अभी परेशान मत हो, हम वैसे ही क्वेश्चन लाएंगे और वैसे ही आपको रिलेट करके बताएंगे, बशर्ते अभी 2, 4, 6 दिन 10 दिन जो भी है, जितने समय में हम जितना ज्यादा आपका क्वेश्चन वाइज कोर्स खत्म कर सकते हैं कि आपको समझा दें कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, बस वो आप एक एक बार देखते जाओ। जरूरत पड़े तो 2-2, 3-3 बार वीडियो देख लो, जब तक मैं अभी समय देता हूं। जैसे ये सब कंप्लीट हो जाएगा मैं वैसे ही, और मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा देने के लिए, क्योंकि ज्यादा समय बचेगा तो उस टाइम पर मैं स्वयं से आपको समझाऊंगा और क्वेश्चन को रिलेट करके बताऊंगा, ताकि आपको जो है थोड़ा बहुत पता चले। और पता चलेगा तभी जब आप कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत आता होगा, तभी आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे और याद रख पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं थोड़ा बहुत आप ऐसे भी करते जाएं तो बेटर रहेगा। तो परेशान मत होना, अभी हम बहुत अच्छे तरीके से आगे भी चीजों को बताएंगे। अभी फिलहाल मैं चाहता हूं आपको क्वेश्चन दिए जाए और उसके साथ में आंसर दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, आंसर दिया जाए। ऐसे क्या होगा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और जल्दी से जल्दी आपको सब जो है अपनी ही आंखों से आप सब देख पाएंगे और समझ पाएंगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद में फिर चीजों को अच्छे तरीके से हम रिलेट करेंगे और आप भी रिलेट करना सीख भी जाएंगे, तो आप स्वयं से भी चीजों को फिर कर पाएंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो के लिए, और अगले वीडियो में जल्दी आज हम आपको फिर मिलेंगे। अभी तो आपका ये हो गया हिस्ट्री कंप्लीट। अब अगला देखो किसी